ये दिन था 25 मार्च 421 ईस्वी, यानी आज से 1604 साल पहले, जब रोमन एम्पायर पर मुतअद्दिद वहशी कबाइल ने हमला कर दिया। बारबेरियंस और हंस ने रोमन एम्पायर के कई शहरों पर हमला करके खूब तबाही मचाई। वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ एड्रियाटिक सी तो दूसरी तरफ टेरेनियन सी उनका रास्ता रोके हुए था। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, लिहाजा उन्होंने समंदर में बने करीबी आइलैंड्स पर भागना शुरू कर दिया। वहां पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए, लेकिन ये आइलैंड्स साहिली लगून में बने थे, जिनकी मिट्टी इतनी नरम थी कि इंसान भी उसके ऊपर ठहर नहीं सकता था। लेकिन तमाम मुश्किलात के खिलाफ जाकर इन लोगों ने यहाँ न सिर्फ बसेरा किया, बल्कि यके बाद दीगरे इंजीनियरिंग के कारनामे दिखाकर इमारतें, कैनाल्स और यहाँ तक के ब्रिजेस बना डाले। ना तो सॉलिड जमीन थी और ना ही पीने का साफ पानी, लेकिन फिर भी वेनिशियन लोगों ने उसे सबसे ताकतवर शहर बनाकर दिखा दिया। लेकिन आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वो छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था, वहां इतना बड़ा मेट्रोपोलिस कैसे खड़ा किया गया, वो भी तकरीबन 1600 साल पहले। तलाशे कदीम की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। रोमन सिटीज छोड़कर जो लोग शुरुआत में इन आइलैंड्स पर गए थे, इनके पास यहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था। नर्म गारे जैसी जमीन जिस पर कोई भी चीज रखने से वो अंदर धंसने लगती थी। इस वक्त कई लोगों ने वापस शोर पर जाने का मशवरा दिया, लेकिन वापसी का मतलब मौत था। बारबेरियंस और हंस शुमाली यूरोप के कुछ नोमैडिक कबीले थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहां पर इन्वेजन किया था। उस वक्त हालात इतने संगीन थे कि इन नर्म आइलैंड्स पर रहना ही इनकी मजबूरी बन गया। साहिल से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, लेकिन इन सब का एक जैसा हाल था। इसी दौरान रेफ्यूजीज में से एक शख्स जमीन के अंदर धंस रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के पैडल को जमीन में गाड़ा, तो वो कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल सॉलिड हो गया। यहीं से इन्हें इनोवेटिव आइडिया आया, जो बाद में वेनिस शहर की बुनियाद बना। यहां से चंद किलोमीटर दूर, जहां आज का क्रोएशिया है, वहां के जंगलात से दरख्तों के मैसिव तने लाए गए और उन्हें मार्शी आइलैंड्स पर ठोंक ठोंक कर अंदर गाड़ा गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी फर्म गिरफ्त बना लेते थे। उन्हें एक दूसरे के बिल्कुल करीब अंदर ठोंका जाता, ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। वुडन पाइल्स को अंदर डालने के बाद उनके ऊपर का हिस्सा काट कर लेवल किया गया और उसके ऊपर लकड़ी के प्लैंक्स बिछाए गए, ताकि पूरा लोड तख्तों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इस फाउंडेशन को पानी की सतह से ऊपर उठाने के लिए खुसूसी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर पत्थरों का लोड और नीचे 5 मीटर लंबे वुडन पाइल्स। ये सादा कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे, वो फूल कर एक दूसरे में टाइट हो गए और उनके दरमियान हवा गुजरने की स्पेस भी नहीं बची। यही वजह है कि वेनिस में जो पाइल्स तकरीबन 1000 साल पहले गाड़े गए थे, वो आज तक परफेक्ट कंडीशन में शहर का वजन सहारे हुए हैं। फाउंडेशन डालने के बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाने का काम शुरू किया गया। शुरुआत में वेनिशियन लोगों ने लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग वगैरह के दौरान अक्सर उनमें आग लग जाती थी। बाद में ब्रिक्स का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। बिल्डिंग्स को हल्का रखने के लिए घर 3 स्टोरी से ज्यादा बड़े नहीं रखे जाते थे। ब्रिक्स के दरमियान लाइमस्टोन के पाउडर से बनाया गया खुसूसी मोटर डाला जाता, ताकि स्ट्रेंथ के साथ साथ दीवारें फ्लेक्सिबल भी रहें। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के प्लैंक्स से बनाई गईं, जिन्हें बाहर से लोहे की आयरन रॉड्स डालकर पकड़ा जाता। ये इनोवेटिव आइडिया वेनिस में काफी मशहूर हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से आइलैंड्स घरों से भरते गए। आमतौर पर शहर बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हैं, लेकिन वेनिस अंदर की तरफ फैलने लगा। पहले ऐसा होता था कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए सिर्फ बोट्स का ही सहारा होता था, लेकिन बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो आइलैंड्स करीब से करीब होने लगे और अब उनके दरमियान शैलो पानी में घोड़ों पर बैठ के भी आइलैंड्स ट्रिवर्स हो सकते थे। वेनिस शहर में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 सालों तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे।
लेकिन जब पॉपुलेशन काफी बढ़ गई और कॉमर्स की रौनक होने लगी तो यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियाल्तो कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ एक सादा लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। इस ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, जिसमें फ्लोटिंग डिवाइसेस की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रियाल्तो तक पहुंचना तो आसान हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी अनस्टेबल रहता था और अक्सर लोग इसमें से गिर भी जाते थे। बाद में यहाँ लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन सन 1310 में रायट्स की वजह से उसे आग लगा दी गई। आग लगने के बाद भी रियाल्तो ब्रिज अगले 140 सालों तक रिजिलियंट रहा, लेकिन आखिरकार सन 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वो कोलैप्स हो गया। आखिरकार रियाल्तो को कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का इरादा किया गया। उसे बनाने के लिए इसी तरीके का सहारा लिया गया, जिसकी मदद से यहाँ हजारों घर बने थे। 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के बैंक्स में गाड़े गए और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। ये ब्रिज इतना सक्सेसफुल हुआ कि पूरे वेनिस में इसी तरीके से स्टोन से बने ब्रिजेस बनाए जाने लगे। आज भी ये ब्रिजेस इसी ड्यूरेबिलिटी से खड़े लोगों के हजूम का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। उन ब्रिजेस की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे में जाना और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। वेनिस शहर में रोड्स नहीं बल्कि सिर्फ कनाल्स हैं, और उन कनाल्स से नेविगेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाता है। इससे वेनिस को एडवांटेज ये हुआ कि गुड्स वगैरह को शहर के किसी भी कोने में ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होता है। आम सिटीज में उस वक्त पेडेस्ट्रियंस का और हॉर्स कैरेजेस का एक ही रास्ता होता था, जिसकी वजह से काफी कंजेशन होती थी, लेकिन वेनिस उससे बिल्कुल डिस्टिंक्ट था। यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता कनाल में चलने वाली बोट से बिल्कुल सेपरेट है, और सबसे बड़ा फायदा ये कि कनाल से कोई कहीं भी डिसएम्बार्क होकर जल्दी से अपने घर तक पहुंच सकता है। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे पावरफुल और अमीर शहर बन गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। नक्शे पर देखा जाए तो यह है एड्रियाटिक सी, जिसके आखिर में वेनिस है, और यह समंदर सीधा मेडिटरेनियन सी में जाकर मिलता है। और मेडिटरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट तीनों से कनेक्टेड है। आज भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का सबसे आसान और सस्ता तरीका मैरीटाइम रूट माना जाता है, यानी मिडल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचने के लिए, जहां इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फ्रांस है। शिप्स आसानी से एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकते थे, जहां पर आज वेनिस मौजूद है। बेशक ईस्टर्न यूरोप मगरिब के साथ लैंड रूट से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया शिप्स थे, इसीलिए ब्लैक सी से मेडिटरेनियन और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा सामान शिप्स में ही भेजा जाता था। और क्योंकि यहाँ कार्गो शिप्स का आना ज्यादा था, इसीलिए वेस्टर्न यूरोप से ईस्टर्न यूरोप तक गुड्स भेजने के लिए अफोर्डेबल कार्गो शिप्स भी वेनिस से ही मिल जाते थे, क्योंकि उन्हें वापसी एम्प्टी जाना होता था। पहले बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनिशियन लोग काफी प्रॉस्परस हो गए। ये देखते हुए आसपास के कंट्रीज के लोग भी वेनिस में सेटल होने लगे, और देखते ही देखते यहाँ की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई। अब वेनिस में ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड हद से बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेशक वेनिस चारों तरफ पानी से सराउंडेड है, लेकिन यह समंदर का सेलाइन पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। नेचुरल स्प्रिंग्स या रिवर्स के ना होने की वजह से यहाँ फ्रेश वाटर एक्यूमुलेट नहीं होता था। फीन डेनिस में ड्रिंकिंग वाटर मेनलैंड से ड्रम्स में भर भर के बोट्स में लोड करके लाया जाता था। लेकिन जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,70,000 हुई तो पानी की स्केर्सिटी होने लगी। इस क्रिटिकल पॉइंट पर वेनिशियन इंजीनियर्स को एक बार फिर अपना दिमाग चलाने की जरूरत थी। कुछ तो ऐसा इनोवेटिव करना था जिससे वेनिस की बढ़ती पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, वरना यहाँ का बिजनेस भी एडवर्सली मुतासिर हो सकता था। फीन वेनिस में ही आइलैंड्स के चंद हिस्से ऐसे थे जहां कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। उन आइलैंड्स पर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए गहरा पिट खोदा गया और उसकी दीवारों को क्ले और मोर्टर से वाटरप्रूफ बनाया गया। अगर आपको लग रहा है कि उन गहरे पिट्स में
डायरेक्टली रेन वाटर स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेनेशियन लोगों की थिंकिंग इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। इन पिक्स में वेल बनाकर उसके पेरिफेरी में सैंड और स्टोन्स डाले गए और उसके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस प्लेन सरफेस कर दिया गया। सरफेस पर कुछ एपर्चर्स छोड़े गए जिनमें से रेन वाटर अंदर पेनिट्रेट कर सके। ये पानी सैंड और स्टोन से परकुलेट होता हुआ जब वेल में अक्यूमुलेट होता तो ये फिल्टर्ड भी हो जाता था। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचुरल प्रोसेस है। रेन वाटर जब पहाड़ों से स्प्रिंग्स की सूरत में नीचे आता है तो रॉक्स और मिनरल्स से गुजरकर वो बिल्कुल प्योर पीने के काबिल हो जाता है। वेनिस का ये फिल्टर सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता था। लेकिन सवाल यह है कि इतने लिमिटेड एरिया में आखिर कितना ही रेन वाटर कलेक्टेड हो पाएगा। उसके लिए आसपास घरों की रूफटॉप्स पर पाइप्स लगाए गए जो रेन वाटर को डायरेक्टली इस फिल्टर में चैनल करने का काम करने लगे। इस तरह पानी की कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया भी मैक्सिमाइज कर दिया गया। देखते ही देखते वेनिस में 600 से ज्यादा छोटे बड़े फिल्टर वेल्स इंस्टॉल कर दिए गए। 10 से 12 घर कलेक्टिवली मिलकर एक ही फिल्टर वेल शेयर करने लगे। वेनिशियन लोगों ने एक बार फिर अपने शहर को प्रिजर्व करने के लिए एक मास्टरपीस तैयार किया, लेकिन अभी भी वेनिस में एक बड़ा प्रेडिकमेंट मौजूद था, सीवरेज। आमतौर पर सिटीज में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइंस बिछाई जाती हैं जो वेस्ट को शहर से रिमोट लेकर जाती हैं, लेकिन वेनिस में ग्राउंड ही नहीं तो सीवरेज लाइन कहां इंस्टॉल्ड होंगी। अब तक वेनिस में लोग वेस्ट को कनाल में ही डिस्पोज कर देते थे, लेकिन जिनके घर के सामने से डायरेक्टली कोई कनाल नहीं गुजरता था वो अपना गार्बेज पाथवेज पर ही डिस्कार्ड कर देते थे। इसकी वजह से ये पाथवेज अक्सर फिल्थ और स्टेंच से भरे रहते थे। 16th सेंचुरी में वेनिशियन लोगों ने घरों से वेस्ट कलेक्शन के लिए ड्रेन्स बनाई जिनकी मदद से वेस्ट सीधा कनाल में जाकर डिस्चार्ज होता था। ये ड्रेन्स कनाल की नॉर्मल लेवल से एलिवेटेड रखी गई, जिसकी वजह से ड्रेन्स का लिक्विड वेस्ट उसी वक्त कनाल में फ्लो हो जाता था, लेकिन सॉलिड वेस्ट वही ड्रेन में अक्यूमुलेट हो जाता था। फिर हाई टाइड के वक्त जब कनाल की लेवल बढ़ती तो पानी ड्रेन्स के अंदर मौजूद सॉलिड वेस्ट को कनाल में फ्लश कर लेता था। समंदर में दिन में 2 मर्तबा हाई टाइड आती है और इस तरह दिन में 2 मर्तबा ड्रेन्स खुद क्लींस हो जाती थी। हाई और लो टाइड्स की वजह से दिन में 2 मर्तबा सी वाटर वेनिस की कनाल्स में सर्ज होता और कंटैमिनेटेड पानी की जगह रिप्लेस कर लेता। इस तरह ना सिर्फ घरों की ड्रेन्स बल्कि वेनिस की कनाल्स भी सैनिटाइज्ड रहती, और क्योंकि ये सॉल्ट वाटर है जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी फंक्शन करता है। आज भी वेनिस में यही सूरेज सिस्टम ऑपरेशनल है। रिमार्केबली तौर पर 1600 साल पहले जिस इंजीनियरिंग की बदौलत वेनिस को कंस्ट्रक्ट किया गया था वो आज तक फंक्शनल है। बिल्डिंग्स की फाउंडेशन, कनाल्स, ब्रिजेस और सूरेज सिस्टम। आपको बताता चलूं कि वेनिस आहिस्ता आहिस्ता जमीन में सबसाइडिंग हो रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसकी वजह से हर साल ये शहर 1 से 2 मिलीमीटर नीचे सिंक कर रहा है। ये दुनिया का यूनिक शहर है जहां ना व्हीकल्स है ना मोटरसाइकिल्स। यहां हर साल फ्लडिंग आता है जिसे एक्वा अल्टा कहते हैं। विंटर्स में यहां पानी की लेवल काफी एलिवेटेड हो जाती है और अक्सर वॉकवेज पानी के सबमर्ज चले जाते हैं। हर साल वेनिस को 60 लाख लोग विजिट करते हैं, लेकिन अभी यहां की लोकल पॉपुलेशन 50,000 से भी डिमिनिश्ड है। उम्मीद है कि ये कंटेंट भी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप लोगों के सपोर्टिव कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव पेशकश में।